बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 5 कसर फ्रैक्शन। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, सबक नंबर 5 की मश्क नंबर 21 को हल करने वाले हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम मश्क नंबर 21 को हल करें, हमको कुछ बेसिक चीज़ें आना चाहिए। अगर आपको वो बेसिक चीज़ें आ जाएगी तो बहुत आसानी से आप मश्क नंबर 21 के सवालात को हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों मश्क नंबर 21 के सवालों को हल करने के लिए हमको क्या समझना है, हमको ये समझना है कि हम नसब कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है, लाइक फ्रैक्शंस की तफरीक किस तरह से की जाती है। बच्चों हम नसब कसरे या लाइक फ्रैक्शंस किनको कहा जाता है, ऐसी कसरे जिनके नसब नुमा यानी ये लकीर के नीचे वाले नंबर्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो जिन कसरों के नसब नुमा सेम होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, हम नसब कसरे लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या सीखना है, हमको यहाँ पर यह समझना है कि हम नसब कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है। बच्चों यहाँ पर मैंने ये दो हम नसब कसरे लिखी है, हमको यहाँ पर इन हम नसब कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है इसको समझना है। ठीक है बच्चों, हम नसब कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है, हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ शुमार कुनिंदा में यानी लकीर के ऊपर वाले जो आदाद होते हैं उनको शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर्स कहा जाता है। तो हम नसब कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल किया जाता है और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर अगर हमें इनकी तफरीक करना हो तो क्या किया जाएगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में, इसका शुमार कुनिंदा क्या है 4 है और इस कसर का शुमार कुनिंदा क्या है 1 है। तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल होगा और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाएगा। बच्चों हो सकता है कि आप ऐसी गड़बड़ करें कि शुमार कुनिंदा में भी तफरीक का अमल कर दें और नसब नुमा में भी तफरीक का अमल कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए सिर्फ क्या किया जाएगा, शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल होगा और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा बच्चों, 4 तफरीक 1 3 और ये 6 जैसे के वैसे। ठीक है, तो इस तरह से 4/6 इस कसर में से 1/6 इस कसर को तफरीक करने पर क्या जवाब आया, 3/6। तो इस तरह से बच्चों हम नसब कसरों की तफरीक की जाती है। हम नसब कसरों की लाइक फ्रैक्शंस की तफरीक करने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल किया जाता है और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हम नसब कसरों की लाइक फ्रैक्शंस की तफरीक इस तरह से ही क्यों की जाती है। ठीक है, तो बच्चों चलिए मैं आपको यहाँ पर हम नसब कसरों की तफरीक इस तरह से ही क्यों की जाती है, इसको मैं यहाँ पर ये तस्वीर की मदद से आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, 4/6 में से 1/6 इस कसरों को तफरीक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 4/6 ये कसर है इसको यहाँ पर तस्वीर की मदद से जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, 4/6 का क्या मतलब होता है बच्चों, 4/6 का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 6 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से, किसी भी चीज़ के 6 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से। तो यहाँ पर मैंने ये तस्वीर बनाई है और इसके 6 बराबर हिस्से किए हैं। ठीक है, 6 बराबर हिस्सों में से हमको कितने हिस्से लेना है, 4 हिस्से। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा रंग दे देता हूँ, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर 4/6 को इस तस्वीर में जाहिर कर दिया है। 4/6 का क्या मतलब है, 6 बराबर हिस्सों में से 4 हिस्से, इस शक्ल के 6 बराबर हिस्से और उनमें से ये जो 4 बराबर हिस्से आपको जो रंगीन नज़र आ रहे हैं, तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है, इस हिस्से को कहा जाता है 4/6। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 4/6 को यहाँ तस्वीर के ज़रिए से जाहिर कर दिया। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 1/6 ये कसर है इसको भी हम तस्वीर के ज़रिए से जाहिर करेंगे। ठीक है बच्चों, 1/6 का क्या मतलब है, 1/6 का मतलब है 6 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, 6 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/6 को इस तस्वीर के ज़रिए से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर के भी कितने हिस्से किए गए, 6 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमको एक हिस्सा लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये एक हिस्सा ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/6 को मैंने यहाँ पर इस तस्वीर में जाहिर कर दिया है। 1/6 का मतलब क्या है, 6 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये 6 बराबर हिस्सों में से ये जो रंगीन हिस्सा नज़र आ रहा है इसको क्या कहा जाता है, 1/6। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर मैंने 4/6 को भी तस्वीर में जाहिर कर दिया है और 1/6 को भी तस्वीर में जाहिर कर दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 4/6 में से 1/6 को निकालना है। 4/6 में से 1/6 को तफरीक करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 4/6 का मतलब क्या है, 4/6 का मतलब है ये, यानी ये 4 बराबर हिस्से, 6 में से 4 बराबर हिस्से। हमको क्या करना है, उसमें से 1/6 को, यानी ये 6 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को निकाल देना है। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकेंगे कि ये जो 4/6 हिस्सा है, 4/6 हिस्से में से अगर 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा अगर आप निकाल देते हैं, तफरीक कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास इन 6 बराबर हिस्सों में से ये 3 हिस्से बचेंगे। इन 6 बराबर हिस्सों में से कितने हिस्से बचेंगे, 3 हिस्से बचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 3 हिस्सों को यहाँ जाहिर कर देंगे। ठीक है, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने 4/6 में से 1/6 को तफरीक कर दिया, निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 6 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से बचे। और बच्चों जब किसी चीज के 6 बराबर हिस्सों में से जब 3 बराबर हिस्सों को लिया जाता है तो उन हिस्सों को क्या कहा जाता है, शाबाश, उन हिस्से को कहा जाता है 3/6। जब भी हम किसी चीज के 6 बराबर हिस्से करते हैं और उसमें से 3 बराबर हिस्सों को ले लेते हैं तो उस हिस्से को क्या कहा जाता है, 3/6। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4/6 में से 1/6 को तफरीक करने पर क्या बचता है, 3/6। ठीक है, तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने इन हम नसब कसरों की तफरीक इस तरह से क्यों की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए मैंने क्या किया था, इन हम नसब कसरों के शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल किया और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया। तो बच्चों जब भी हम नसब कसरों की तफरीक करते हैं तो सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल किया जाता है और नसब नुमा को जैसे के वैसे लिख दिया जाता है। तो ये है बच्चों हम नसब कसरों की तफरीक करने का उसूल। अब बच्चों अगर आप ये हम नसब कसरों की तफरीक का उसूल समझ गए हैं तो आप बहुत आसानी से मश नंबर 21 के सवालात को हल कर सकेंगे। तो बच्चों अभी हमने हम नसब कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है, लाइक फ्रैक्शंस की तफरीक किस तरह से की जाती है, इसको डिटेल में समझ लिया है। अब हम आसानी से हम नसब कसरों की तफरीक करने का उसूल जहन में रखकर मश नंबर 21 का जो पहला सवाल है, पहले सवाल को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मश नंबर 21 का जो पहला सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मश नंबर 21 का पहला सवाल क्या है, तफरीक कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमको क्या करना है, मश नंबर 21 के पहले सवाल में हमको कुछ मिसालें दी गई है और ये मिसालें कौन सी है बच्चों, ये मिसालें है हम नसब कसरों की तफरीक की मिसालें। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, पहले सवाल में हम नसब कसरों की तफरीक करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम पहले क्या करते हैं, इस पहली मिसाल को हल कर लेते हैं। पहली मिसाल क्या है बच्चों, 5/7 तफरीक 1/7। हमें क्या करना है, इन हम नसब कसरों की तफरीक करना है। बच्चों हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल होता है और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। और बच्चों इस तरह से क्यों किया जाता है, इसको मैंने डिटेल में भी आपको तस्वीर की मदद से समझाया। अगर आप वो समझ गए होंगे तो आप बहुत आसानी से इन मिसालों को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन कसरों को लिख लेंगे 5/7 तफरीक 1/7। ठीक है, हमको इनकी तफरीक करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा। 5 तफरीक 1 और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 तफरीक 1 4 और नसब नुमा जैसे के वैसे। ठीक है, तो इन दोनों की तफरीक करने पर क्या जवाब आया, 4/7। ठीक है, तो इस तरह हमने पहली मिसाल हल कर लिए। अब हम मिसाल नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी तफरीक करने के लिए हमको क्या करना होगा, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करना होगा और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देना होगा। ठीक है, इस कसर का शुमार कुनिंदा 5 है और इस कसर का शुमार कुनिंदा 3 है, तो इनकी हम तफरीक करेंगे और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो 5 तफरीक 3 2 और ये नसब नुमा जैसे के वैसे। तो इन दोनों की तफरीक करने पर क्या जवाब आया, 2/8। ठीक है, तो ये 2 मिसालें हो गई। अब हम मिसाल नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए हम सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करेंगे और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 तफरीक 2 5 और ये नसब नुमा जैसे के
वैसे, ठीक है। तो इन दोनों की तफरीक करने पर क्या जवाब है बच्चों? 5/9। तो इस तरह बच्चों आप बहुत आसानी से इन हम नसब कसरों की तफरीक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिसाल नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। मिसाल नंबर 4 में हमको क्या करना है? 8/11 में से 5/11 को तफरीक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुमार कुनिंदा की तफरीक कर देंगे और फिर नसब नुमा को जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 8 तफरीक 5 3 और ये 11 जैसे कि वैसे, ठीक है। तो इन दोनों की तफरीक करने पर क्या जवाब आया? 3/11। तो इस तरह बच्चों हमने 4 मिसालें हल कर लिए। अब हम मिसाल नंबर 5 को देखेंगे। मिसाल नंबर 5 में हमको क्या करना है? 9/13 में से 4/13 को तफरीक करना है। 9/13 में से 4/13 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों फ्रैक्शंस को लिख लेंगे। 9/13 माइनस 4/13, सिर्फ न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन होगा। 9 माइनस 4 और डिनोमिनेटर को जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 4 इज 5, 13 एज इट इज़, ठीक है। तो 9/13 में से 4/13 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आंसर आया? 5/13, ठीक है। अब बच्चों मिसाल नंबर 6 को देखेंगे। मिसाल नंबर 6 में हमको 7/10 में से 3/10 को तफरीक करना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों कसरों को लिख लेंगे। 7/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू, सिर्फ क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 7 माइनस 3/10, डिनोमिनेटर को जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो 7 माइनस 3 इज 4, 10 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो 7/10 में से 3/10 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आंसर आया? 4/10, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आप बहुत आसानी से इन हम नसब कसरों की तफरीक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम मिसाल नंबर 7 और 8 को हल करते हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले कि हम मिसाल नंबर 7 और 8 को हल करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इन मिसालों को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए अब हम मिसाल नंबर 7 और 8 को हल कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल नंबर 7 में हमको क्या करना है? 9/12 में से 2/12 को तफरीक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इन कसरों को लिख लेता हूँ। 9/12 तफरीक 2/12। यहाँ पर इन कसरों की तफरीक करने के लिए हम सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करेंगे। 9 तफरीक 2 और ये नसब नुमा जैसे कि वैसे आ जाएगा। अब ये 9 तफरीक 2 कितने होते हैं? 7 और ये नसब नुमा जैसे कि वैसे, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों की तफरीक का क्या जवाब आया? 7/12, ठीक है। अब बच्चों हमारी मिसाल नंबर 8 है। मिसाल नंबर 8 को हम हल करेंगे, ठीक है। बच्चों मिसाल नंबर 8 में हमें 10/15 में से 3/15 को तफरीक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? पहले इनको लिख लेता हूँ। 10/15 तफरीक 3/15। बच्चों इन दोनों कसरों की नसब नुमा सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे? इन हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करेंगे। तो यहाँ पर इस कसर का शुमार कुनिंदा 10 है, इस कसर का शुमार कुनिंदा 3 है, तो हम इनकी तफरीक करेंगे। और नसब नुमा जो है इन दोनों कसरों का 15 है, तो उसको हम जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये 10 तफरीक 3 कितने होते हैं? 7 और ये नसब नुमा जैसे कि वैसे। तो इस तरह से बच्चों हमने मश्क नंबर 21 के पहले सवाल की 8 मिसालों को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तमाम मिसालें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों इस मश्क का एक और सवाल है, अब हम उसको हल करेंगे। तो चलिए बच्चों मश्क नंबर 21 प्रॉब्लम सेट 21 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों मश्क नंबर 21 का दूसरा सवाल क्या है? एक दीवार के 7/10 हिस्से पर रंग लगाना है, उसमें से 4/10 हिस्से पर रशीद ने रंग लगाया, अब कितने हिस्से पर रंग लगाना बाकी है, ठीक है। बच्चों इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि एक दीवार के 7/10 हिस्से पर क्या करना है? रंग लगाना है। एक दीवार के 7/10 हिस्से पे हमको क्या करना है? रंग लगाना है। और फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि उसमें से 4/10 हिस्से पर रशीद ने रंग लगा दिया है। यानी 7/10 हिस्से में से दीवार के 7/10 हिस्से में से 4/10 हिस्से पे रशीद ने क्या कर दिया है? पहले से ही रंग लगा दिया है, ठीक है। कितने हिस्से को रंग लगाया है रशीद ने? 4/10 हिस्से पर उसने क्या किया है? रंग लगा दिया है। अब बच्चों आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे वो ये कह रहे हैं कि अब कितने हिस्से पर रंग लगाना बाकी है, ठीक है। बच्चों इस सवाल में क्या दिया गया है? इस सवाल में ये दिया गया है कि एक दीवार के 7/10 हिस्से पर रंग लगाना है।
जिसमें से 4/10 यानी 7/10 में से 4/10 हिस्से पर रशीद ने क्या किया है, पहले से ही रंग लगा दिया है। ठीक है, अब बच्चों वो ये कह रहे हैं कि अगर दीवार के 7/10 में से रशीद ने 4/10 हिस्से पर रंग लगा दिया है तो अभी दीवार का कितना हिस्सा बाकी है जिस पर हमको रंग लगाना है। तो बच्चों ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, शाबाश, ये मालूम करने के लिए हमको 7/10 इस कसरे में से 4/10 इस कसरों को क्या करना होगा, तफरीक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों कसरों की तफरीक कर लेंगे। 7/10 में से 4/10 को तफरीक करेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों कसरे हम नसब कसरे, क्योंकि इन दोनों कसरों के नसब नुमा क्या है, सेम है। और अभी आपने हम नसब कसरों की तफरीक किस तरह से की जाती है इसको डिटेल में समझाएं। हम नसब कसरों की तफरीक करने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल किया जाता है और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की तफरीक करने के लिए हम यहाँ पर शुमार कुनिंदा में तफरीक का अमल करेंगे। इसका शुमार कुनिंदा 7 है, इस कसर का शुमार कुनिंदा 4 है, दोनों की तफरीक करेंगे और नसब नुमा को जैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या आएगा बच्चों, 7 तफरीक 4 3 और नसब नुमा जैसे के वैसे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों की तफरीक करने पर क्या जवाब आया, 3/10। तो अब बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अभी 3/10 हिस्से पर रंग लगाना बाकी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अभी 3/10 हिस्से पर रंग लगाना बाकी है, तो इस तरह बच्चों हमने मश्क नंबर 21 के दोनों सवालात को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश्क नंबर 21 के दोनों भी सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।